Welcome back, learners. In this lecture 4, in the previous lecture, we have talked about demand curve. We have talked about the determinants of demand, right, and the exceptions to law of demand also. तो होप आपको समझ में आया होगा, पर एक बार फिर आपको रिव्यू दे देता हूँ। तो डिमांड शेड्यूल था, डिमांड शेड्यूल में जो वैल्यूज थी टेबल में, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, बन गया हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को अगर देखा गया तो वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था, क्यों? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, इनकम इफेक्ट के कारण, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। तो सारी चीजें हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था? कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एज कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी determines the price of the commodity is inversely related to its demand. ये कह सकते हैं, the quantity demanded of a commodity is inversely related to its change in price. यानी प्राइस अगर कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर ज्यादा होगा डिमांड कम हो जाएगी। कब? जब बाकी दूसरी चीजें कांस्टेंट है। ये बात हमारी है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ज्यादातर चीजों में ये चीज एप्लीकेबल है, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हमने देखे। जैसे हम लोगों ने बात करी डिफरेंट बुक्स के बारे में, जहां पे जो इंफीरियर क्वालिटी के बुक्स थे उनकी वैल्यू कम, प्राइस कम होने के बावजूद भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ी। या वेबियन बुक्स हमने देखे, जहां पे दिखावे से रिलेटेड बुक्स थे, तो जितना ज्यादा प्राइस, जितना बढ़िया उसका प्राइस होगा, उतना ही एक्सक्लूसिविटी बढ़ेगी, उतना ही दिखावा बढ़ेगा और लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल थे एक्सेप्शंस के। साथ में फ्यूचर राइजिंग प्राइस होने वाला है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है, आपको लग रहा है, आपको इन स्थितियों में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कई सारी प्रोडक्ट्स नहीं करते थे। आप डिटेल के लिए पिछला वीडियो रेफर कर लीजिएगा। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम लोग डिमांड फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन आखिर ये क्या चीज होती है? डिमांड फंक्शन इज एन algebraic expression of the relationship between demand for a commodity and its determinants that affect this quantity. यानी डिमांड फंक्शन क्या है? एक algebraic एक्सप्रेशन है। algebraic की स्पेलिंग यहाँ लग रहा है गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा। algebraic एक्सप्रेशन किस चीज का है? रिलेशनशिप का, डिमांड का दूसरी जो उसके डिटर्मिनेंट्स है उनसे, यानी क्वांटिटी डिमांडेड पे बाकी चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अगर हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दें, एल्जेब्रा के माध्यम से एक्सप्रेस कर दें, तो वो बन जाएगा हमारा डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन which specifies the factors that influence the demand of the product other than price. The market demand function may be expressed mathematically. तो अभी देखते हैं कैसे उसको करेंगे, लेकिन जो और फंक्शन क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को दूसरे जो है उन पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, वो ये रेफर करता है। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? dx, x क्या हो जाएगा? dx क्या है? फंक्शन ऑफ f। ये मैथमेटिकल नोटेशन से बिल्कुल घबराइए नहीं। dx यानी डिमांड हो गई, x कमोडिटी हो गई। x कमोडिटी की कोई वस्तु है, कमोडिटी का मतलब क्या हो? कोई वस्तु, उसकी डिमांड हो गई dx। ये क्या होगी? फंक्शन का है, कहोगे f फंक्शन है, यानी किस पे निर्भर करते हैं, बस इतना आप समझिए। प्राइस ऑफ x पे कर रही है, यानी x का जो प्राइस होगा उस पे कर रही है, px हो गया। ये pr क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट है जैसे बाइक और स्कूटी, डीजल कार या पेट्रोल कार, ये सब क्या है? टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो एक दूसरे को, एक गुड्स को यूज करना है। जैसे अगर आपको पेन यूज करना है तो इंक की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर यूज करना है तो उसके रिफिल की जरूरत पड़ेगी, उसकी इंक की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी चलानी है तो उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा, जो फ्यूल है वो डलाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है? जो उसे पूरा करे, पूरक गुड्स हो गए। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट जिसे हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। एम क्या है यहाँ पे? एम है इनकम। किसकी इनकम? कंज्यूमर की इनकम। तो
इनकम पे डिपेंड करेगा। फिर क्या है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इच्छा, उसकी विलनेस, वो क्या लेना चाहता है, हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या लेना चाहता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फिर क्या है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन, यानी प्रमोशन कितना किया गया उस प्रोडक्ट का, उस पर भी डिपेंड करेगी उसकी डिमांड। तो एडवर्टाइजिंग, और इसके बाद कुछ और अननोन वेरिएबल्स से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। नेसेसिटी हो सकती है, बहुत सारी और दूसरी चीजें हो सकती हैं जो उसकी दूसरा किसी ने परचेज की, आपको भी खरीदना है, पीयर इफेक्ट, ठीक है, पीयर इन्फ्लुएंस, तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें डिमांड डिपेंड कर सकती है। डिमांड हमारी किस किस चीज पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है, अपनी कमोडिटी के प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, या दूसरे सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम पे, कंज्यूमर के टेस्ट पे, एडवर्टाइजिंग और बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करती है। अब इन्हें एक साथ लिख दिया गया मैथमेटिकली, तो dx इज ए फंक्शन ऑफ px prmta, इसको हम कहेंगे डिमांड फंक्शन। इसको जानने से फायदा क्या है, इससे पता चलता है कि आखिर वो कौन से और फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा। प्राइस से तो आपको रिलेशन पता ही चल गया कि भाई प्राइस अगर बढ़ा डिमांड बहुत कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाएगी। तो बाकी सबके साथ क्या है, जैसे मान लीजिए रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, अब सब्सटीट्यूट के प्राइस कम हो गए तो आप क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। सब्सिट्यूट के प्राइस बढ़ गए तो आप इन्हीं को परचेज करेंगे, सब्सिट्यूट को नहीं करेंगे। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब पेट्रोल के प्राइसेस अगर कम हो जाएंगे तो पेट्रोल लीटर ज्यादा खरीदे जाएंगे, ठीक है, और अगर बढ़ जाएंगे पेट्रोल के प्राइसेस तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो लोग कम यूज करेंगे। इनकम, इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। टेस्ट, कंज्यूमर की जो पसंद नापसंद है, अगर वो आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर नहीं पसंद कर रहा है डिमांड कम हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो डिमांड बढ़ेगी। अवेयरनेस कम होगी तो प्रमोशन कम होगा तो डिमांड कम हो सकती है। अननोन वेरिएबल्स का भी इसी तरीके से प्रभाव अलग अलग का पड़े, तो इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। इससे हम निर्धारित कर पाएंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे नियंत्रित करना है या उसको कैसे बढ़ाना है। अब इसके आगे बात आती है डिमांड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। डिमांड फंक्शन को है आप समझ गए हो। डिमांड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है किसी प्रोडक्ट की वो प्राइस के साथ बढ़ गई, जबकि दूसरे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन माने कम हो जाना, एक्सपेंशन माने बढ़ जाना। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा और एक्सपेंशन कब होगा ये देख सकते हैं। प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई तो हो गया एक्सपेंशन। प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, हो गया कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इनकम क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज अगर 10 रुपए की है, आपके पास 100 रुपए है, कांस्टेंट है। अब प्राइस कम हो गया, वही चीज 5 रुपए की हो गई तो आप ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर 10 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई तो क्या होगा, कम खरीदेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यही होता है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ डिमांड कर्व देखिए क्या है, डी डिमांड कर्व है। अब प्राइस जो है वो कम हो गया है तो डिमांड P1 पे आ गई, प्राइस P1 हो गया और डिमांड किस पे आ गई, P1 पे आ गई, यानी कि डिमांड गई Q से Q1 तक बढ़ गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। P2 का प्राइस देखिए बढ़ गया है, P से P2 हो गया, तो डिमांड क्या हो गई, Q से Q2 हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड। थोड़ा बहुत चीजें समझ लीजिए। When the price changes from OP to OP1, the demand moves from OP to OP1. It shows the expansion of demand. However, the movement of price from OP to OP2 and the movement of demand from OP to OP2 shows the contraction of demand. तो देखिए Q से Q1 तक पहुंच गए तो डिफरेंस है वो क्या है, एक्सपेंशन। Q से Q2 का जो डिफरेंस है वो क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, होप आप समझ पाए होंगे। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, इसमें पूरा पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। इसको अभी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें अगर इस शिफ्ट को, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग डिमांड या डिक्रीजिंग डिमांड, यानी कि लेफ्ट राइट इसका जो एक्सपेंशन है, मूवमेंट है, डिमांड कर्व। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे डिमांड कर्व वहीं पे डिमांड कर्व पे पॉइंट मूव होगा, प्राइस कम या ज्यादा होगा, मगर यहाँ पे पूरा पूरा आप नोटिस करेंगे कि डी से D1 तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये इंक्रीज दिखा रहा है डिमांड।
ओवरऑल प्राइस भी बढ़ा है लेकिन डिमांड भी बढ़ी है, यानी कि क्या हो गया है, इंक्रीज इन डिमांड हो गई। ठीक है, प्राइस उतना ही है, सॉरी प्राइस नहीं बढ़ा है, ओक्यू ही है, प्राइस मेरी पूरी पूरी डिमांड ही बढ़ गई। ठीक, तो ओक्यू से ओक्यू वन पे हो, प्राइस बल्कि उतना ही, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा परंतु डिमांड में चेंज यहाँ पे आ रहा है, तो हम कहेंगे देयर इज एन इंक्रीज इन। डिक्रीज में उल्टा होगा, प्राइस में चेंज नहीं आया है लेकिन जो है शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड पे, आप देखिए डी से डी से डी टू पे आ गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई है और प्राइस भी प्राइस बढ़ी है, प्राइस भी ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा जो है ये है इंक्रीज और डिक्रीज। अंतर एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, परंतु डिमांड कर वहीं पे है। मगर इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस उतना ही है, परंतु पूरा पूरा डिमांड का कर्व शिफ्ट कर गया, बढ़ गया तो इंक्रीज, और अगर घट गया है तो डिक्रीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वो कुछ आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको याद